एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमें जो है नोट्स परचेज करनी है। तो यहाँ पे जो स्कैनर आप देख रहे हैं इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से इस स्कैनर पे 99 रुपया पे करके दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको स्क्रीनशॉट भेजिए। और उसके बाद आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये हैंड रिटन नोट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। और जो लोग परचेज नहीं कर सकते वो यहाँ से वीडियो देखें और वो अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल विस्तार में होने वाला है। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। तो ये जो चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसमें हम पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 6th क्लास में पृथ्वी के ऊपर की चीज़ों को पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमको लगता है पृथ्वी स्थिर है, लेकिन हमने बताया था पृथ्वी जो है एक ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य केंद्र में है, यहाँ है बुध, यहाँ है शुक्र और ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी जो है ऐसे सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सभी चीज़ें 6th क्लास में पढ़ाई हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू से ए से लेकर जेड तक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच से पढ़ने पे कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, तो गतिशील का अर्थ है कि वो गति करती है, 24 घंटे गति में होती है। और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब आप पृथ्वी की गतियाँ, एक चैप्टर है अध्याय 3, उसमें दिया है पृथ्वी की गतियाँ, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। ये दोनों तरह की गतियाँ जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी कैसे एक गतिशील ग्रह है। इसलिए आगे की चीज़ों को पढ़ने से पहले आप पीछे की चीज़ों को देख लीजिए कि वहाँ पे इसके जो है कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। इसके अंदर एवं बाहर एक निरंतर परिवर्तन होते रहता है। वो परिवर्तन होता है जैसे जो अंदर हलचलें होती है उसके कारण परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण ऊपर के भागों में यानी कि पृथ्वी के ऊपर भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे जो हलचलें होती है, भूकंप आते हैं, उनके कारण जो है पर्वतों का निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी फटती है और जो अंदर के लावा, राख, गैस ये सब बाहर आते हैं पृथ्वी पर। ये भी कई तरह की आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिससे झीलों का, क्रेटर झीलों का निर्माण होता है। ये सब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे बस एक ही लाइन में बहुत गहरी बातें कही गई हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पृथ्वी का एक परत हमने लिया है। जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, तो यहाँ से एक परत हमने निकाला है, एक खंड हमने निकाला है यहाँ से, वहीं ये खंड है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे ऊपर है भूपर्पटी, जिस पे हम रहते हैं, इसको कहते हैं भूपर्पटी। उसके बाद है मेंटल और उसके नीचे है कोर। तो 3 परत में बांटा गया है पृथ्वी को, एक भूपर्पटी जिसको स्थलमंडल भी कहते हैं, और दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। मुख्यतः 3 भाग हम पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं हम इससे भी अपर लेवल पे पढ़ते हैं तो हम इसको भी, मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं और कोर को भी 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है, यानी कि ये जो सतह है पृथ्वी की, इसके नीचे 35 किलोमीटर तक जो है ये भूपर्पटी है। उसके बाद यहाँ पे इसको कहा जाता है सियाल। सिलिका प्लस एल्युमिनियम जो होते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम जो होते हैं उसी से ये बना है परत, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। यहाँ पे इस भूपर्पटी के बारे में दिया गया है। महासागर के नीचे ये 5 किलोमीटर की भूपर्पटी होती है, यानी कि स्थल पे आप देखेंगे, स्थल मंडल पे, तो ये 35 किलोमीटर की होती है और महासागर के नीचे 5 किलोमीटर की होती है। और ये जो है मुख्य धातु सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। दूसरा है यानी कि खनिजों से बनी हुई है। दूसरा है मेंटल। मेंटल जो होता है इसे सीमा भी कहते हैं और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। तो ये जो पार्ट है ये है मेंटल। ठीक है, और
उसके बाद है आंतरिक भाग, ये कोर। तो मेंटल जो होता है ये 2900 किलोमीटर तक होता है, और इसके नीचे हम आते हैं तो ये कोर होता है जो 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो ये आंतरिक भाग है और ये है कोर। तो ये है सियाल, ये है सीमा, और इसको हम कहते हैं निफे, कोर को, क्योंकि ये निकेल और फेरस यानी कि आयरन, लोहे से बना होता है। तो भूपर्पटी को कहते हैं हम सियाल, मेंटल को कहते हैं हम सीमा, और सबसे नीचे वाला जो कोर है उसको हम निफे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका परसेंटेज दिया गया है। पृथ्वी का जो आयतन है 0.5% है, पर्पटी जो है 83% है, मेंटल जो है 16 पृथ्वी के आयतन का 0.5% जो है वो पर्पटी है, 83% जो है मेंटल है, और 16% जो है वो क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है। आप जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को हम अब आगे वाले ज्योग्राफी में इन चीज़ों को हम छोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी बेसिक चीज़ें आप जान चुके हैं। महाद्वीपीय, अब देखिए यहाँ पे महाद्वीपीय पर्पटी और महासागरीय पर्पटी को दिखाया गया है। ये जो है ये महाद्वीपीय पर्पटी है, और ये आपको दिखाया जा रहा है महासागरीय पर्पटी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो महाद्वीपीय पर्पटी है वहाँ पे कहीं स्थल नीचे की तरफ धंसे हुए, तो कहीं पर्वत पहाड़ भी हैं। तो ये महाद्वीपीय पर्पटी है, और ये जो है ये पानी वाला छिछला भाग ये है महासागरीय पर्पटी। और महाद्वीपीय पर्पटी के आसपास ये एक जगह से ये शुरू होता है महासागरीय पर्पटी। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद सैल के बारे में बताया गया है। सैल जो होती हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये 7th क्लास की NCERT है, और मैं उतना ही इसमें बता रही हूँ जितना कि 7th क्लास में दिया गया है। मैं कुछ भी अलग से जोड़ के नहीं बता रही हूँ। हालांकि इस सैल को अगर पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने को, लेकिन 7th क्लास की NCERT ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो क्या ही मतलब रह जाएगा 7th क्लास की पढ़ने की, जब हम सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे अच्छा कि हम अलग से कोई चैप्टर शुरू करके ही पढ़ लें, इसलिए हमने उतना ही इंक्लूड किया है जितना कि इस 7th क्लास में है। तो पृथ्वी की पर्पटी को उनके प्रकार की सैलों से बनी है, अनेक प्रकार की सैलों से बनी है। और ये जो पर्पटी है ये 3 प्रकार की सैल जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सैल होती है, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। आग्नेय सैल में मैग्मा या लावा का जमना, ये आग्नेय सैल होता है। उदाहरण जैसे ग्रेनाइट है के मसाले एवं चूर्ण से बना बेसाल्ट, दक्कन का पठार, तो ये आग्नेय सैल होता है। नाम से ही आप देख सकते हैं अग्नि यानी कि आग्नेय, तो ये ज़्यादा ही कठोर होता है। अवसादी सैल, प्राकृतिक कारकों द्वारा सैल का कठोर होना, टूटना, उदाहरण बलुआ पत्थर। आग्नेय सैल का ही टूटा रूप अवसादी सैल होता है। उसके बाद है कायांतरित सैल। आग्नेय प्लस अवसादी उच्च ताप एवं दाब से कायांतरित सैल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर। ये आग्नेय प्लस अवसादी सैल दोनों हैं जो बहुत ज़्यादा ताप एवं दाब के कारण ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। कायांतरित यानी कि काया का परिवर्तन हो जाना। जीवाश्म के बारे में दिया गया है। जीवाश्म क्या होता है, तो जो सैल अभी हम देख रहे थे आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, उन्हीं सैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं होती है, हजारों साल इन जीवाश्मों के बनने में लग जाते हैं। तो ये जितने भी सैल होते हैं उनके परतों में जो मृत पौधे उनकी पत्तियां दब जाती हैं, और जो जीव जंतुओं के अवशेष दब जाते हैं उनसे बनते हैं जीवाश्म। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ये बताया जा रहा है पृथ्वी को लेके, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हमने देखा 6371 किलोमीटर। देखिए कितनी गहराई तक पृथ्वी को मापा गया है, यानी कि अनुमान लगाया गया है। उसमें सिर्फ 4 किलोमीटर खुदाई की गई है, जो कि विश्व की सबसे गहरी है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, गहरी खान है, और यहाँ पे वैसे तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक अभी तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर को गहराई तक खोदना होगा। इग्नियस जो है लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है अग्नि। उसके बाद है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का ये भी एक लैटिन शब्द है, सेडिमेंट से निकला है, और इसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक जो होता है ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो देखिए 3 तरह की सैलों को हमने देखा था, इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानें, मेटामॉर्फिक यानी कि
कायांतरित चट्टानें, जिसमें से 2 चट्टानें जो हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये दोनों जो हैं लैटिन शब्द से इनका अर्थ निकला है। एक का अर्थ होता है अग्नि और एक का अर्थ होता है स्थिर। तीसरा जो है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो इस तरह से ये था 7th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।